Assalamu alaikum dear students. We are studying the chapter number 10th of biology class 9th new syllabus, and today our topic is about the fertilization in the एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो हम जो है इस टॉपिक में इस लाइफ साइकिल को हम देखेंगे जिसमें जो प्लांट्स हैं वो किस तरह जो है वो फर्टिलाइज करते हैं और किस किस तरह जो अगेन जो स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं उनकी फॉर्मेशन जो है प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमने जो फीमेल गमीटोफाइट्स यानी एम्ब्रियो सैक्स और जो एक्स सेल्स की फॉर्मेशन के मतलब देखा था। इसके अलावा हमने मेल गमीटोफाइट्स यानी जो पोलन सैक्स हैं जिनके अंदर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो डिटेल स्टडी की थी। तो अब हम देखेंगे कि वो जो एंथर्स हैं या जो स्पर्म सेल्स अब जो प्रोड्यूस होंगे पोलन सैक्स के अंदर वो किस तरह जो है वो एक्स सेल की फर्टिलाइजेशन करेंगे और किस तरह जो है वो एक न्यू प्लांट जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो उसको दिखाया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर एंथर दिखाया गया है और एंथर के अंदर आपको जो है ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया नज़र आ रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो क्या करते हैं कि क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं इसलिए वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स म्यूसिस करते हैं और हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स थे इनके अंदर अब अगेन माइटोसिस हुई थी और उस माइटोसिस के रिजल्ट में हमारे पास जो है वो एक सेल प्रोड्यूस हुआ था जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ था जिसको हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं और इसके अंदर दो टाइप के सेल थे। एक जो है उसको हमने ट्यूब सेल बोला था, दूसरे को हमने जनरेटिव सेल बोला था। अब जो ट्यूब सेल था वो क्या करता था, वो अब क्या करेगा, जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ये जो एक ट्यूब सेल है ये अब ट्यूब जो है ना वो एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, जबकि जो दूसरा सेल था हमारे पास जिसको हम जनरेटिव सेल कह रहे थे ये स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको जो है ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये ट्यूब सेल की फॉर्मेशन हो गई। तो इसके बाद हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था उसको देख लेते हैं, जिसमें इसके तीन पार्ट्स थे। एक स्टिग्मा था, स्टाइल था और ओवरी था। और ओवरी के अंदर आपने देखा था यहाँ पर जो है वो ओव्यूल्स थे। अब ओव्यूल में आपने देखा कि यहाँ पर जो है जब म्योसिस की गई तो जो माइटोसिस की गई तो उसके रिजल्ट में जो है वो एक सेल से 8 सेल जो है वो प्रोड्यूस हुए थे। तो जिनमें जो है वो एक एग सेल था, एक जो है वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस था और बाकी जो है वो सिंगल जो सेल्स थे वो मौजूद थे। तो यहाँ पर आपको जो है ये टोटल 8 सेल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो है वो माइक्रोपाइल भी आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। माइक्रोपाइल का मतलब है कि ये वो पोजीशन होगी, वो प्लेस होगी जिसके ज़रिए जो स्पर्म सेल्स हैं वो एग सेल की जो एरिया है एग सेल्स के अंदर जो है वो एंटर होंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये एक फीमेल का मिटोफाइट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अब आप देखें कि यहाँ पर हमने जो है वो ट्यूब सेल जो कि जिसने ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन की, अब ये ट्यूब सेल ने ये आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रही है, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर दी है। अब ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन जब होगी तो जब जो स्पर्म सेल्स हैं वो स्टिग्मा तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये जो ट्यूब सेल है यहाँ से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा और इसकी फॉर्मेशन के बाद ये माइक्रोपाइल के ज़रिए जो है वो जो एग सेल है उस जो हमारा ये जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर जो है वो एंटर होने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ से साथ साथ चूँकि स्पर्म सेल्स भी मौजूद हैं, हम यहाँ इसके अंदर आपको 2 स्पर्म सेल नज़र आ रहे हैं। तो 2 स्पर्म सेल जो है यहाँ से गुजरते हुए जो है वो इस जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एंटर होंगे जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको जो है वो यहाँ पर आपको एग सेल नज़र आ रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पर ये जो 2 न्यूक्लियस स्पर्म सेल्स है वो आपको एक यहाँ पर नज़र आ रहा है दरमियान में और एक एग सेल के साथ जो है वो नज़र आ रहा है। अब इस जब एंट्री हो जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर तो यहाँ पर जो है वो 2 किस्म की फर्टिलाइजेशन होगी। एक जो फर्टिलाइजेशन है जिसमें जो स्पर्म सेल है ये एग सेल की फर्टिलाइजेशन करेगा, जबकि जो दूसरा स्पर्म सेल है वो जो सेंटर पे मौजूद डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसकी जो है वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो जब ये स्पर्म सेल एग सेल की फॉर्मेशन करेगा तो उससे जो है वो एक न्यू सेल बनेगा, डिप्लॉयड सेल बनेगा जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जबकि जो दूसरा जो स्पर्म सेल जब वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन करेगा तो उससे जो है वो एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम जो है वो एंडोस्पर्मिक टिश्यू का नाम देंगे।
एंडोस्पर्मिक टिश्यू या एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी उसको हम जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है, ये सेंटर में जो है, जब इस स्पर्म सेल ने इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया तो उसके रिजल्ट में एक एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना जो कि ट्रिप्लॉइड हो गया। अब उसके अंदर 3 न्यूक्लियस हैं। अब इसके अलावा ये जो स्पर्म सेल ने एक सेल की फर्टिलाइजेशन की तो वो ज़ाइगोट में तब्दील हो गया। अब उसके बाद जो है क्या होगा कि ये जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये सोर्स होगा नरिशमेंट के लिए, जो कि ये सारा एम्ब्रियो अब जो है वो डेवलप कर रहा होगा, क्योंकि ये सीड की फॉर्मेशन है और उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है, अब उसकी ग्रोथ के लिए, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए ये जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये एनर्जी का सोर्स होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा एंडोस्पर्म है जिसने इस एम्ब्रियो को जो है वो कवर किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो ये एनर्जी जो है एम्ब्रियो को देगा, इससे जो है वो एम्ब्रियो जब सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा तो एम्ब्रियो के अंदर जो डिवीजन शुरू होगी तो उसके रिजल्ट में जो है वो रूट्स वगैरह निकलेंगी और जो है वो शूट्स निकलेंगी। तो इसकी जब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी तो उससे अगेन जो एक स्पोरोफिटिक प्लांट था वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सारा ओवरऑल प्रोसेस है लाइफ साइकिल का फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। इसकी आप जो है रीडिंग एक दफ़ा देख लेते हैं। Fertilization. When pollen grains reaches the stigma, its tube cells form the pollen tube. तो जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसके रिजल्ट में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो क्या करेंगे, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो स्टिग्मा तक जब पहुंचेंगे ये पोलन ग्रेन्स, तो ये ट्यूब सेल की जो है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगे। दिस ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी। तो ये जो ट्यूब है ये ग्रो करती करती स्टिग्मा सेंटर होगी, उसके बाद स्टाइल की तरफ जाएगी और एंड से जो है वो ओवरी तक पहुंच जाएगी। द पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल एंड एंटर्स इन इट थ्रू द माइक्रोपाइल। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये जो पोलन ट्यूब है अब ये स्टिग्मा से होती हुई स्टाइल तक जाएगी, स्टाइल से होती होती ये ओवरी तक पहुँचेगी और ओवरी से एक ओपनिंग होगी बेस से जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं और वहाँ से ये जो है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। तो उसके बाद कहता है द जनरेटिव सेल ऑफ द pollen grain forms the two sperm cells which enter the embryo sac to reach the egg। अब चूंकि यहाँ पर जो है वो जनरेटिव सेल ने एक ट्यूब सेल था और दूसरा जनरेटिव सेल था, जो जनरेटिव सेल है उसने 2 स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन कर दी है और ये जो स्पर्म सेल्स हैं अब ये पोलन ट्यूब में से होते हुए जो है वो इस एम्ब्रियो सैक में जो है वो पहुंचेंगे। आगे कहता है वन स्पर्म, जब ये स्पर्म सेल्स जो है वो एम्ब्रियो सैक में पहुंचेंगे तो उनमें से वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग फॉर्मिंग अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट। तो इसके रिजल्ट में आप देखेंगे कि जब यहाँ पर जो है वो एक जो स्पर्म सेल है उसने एग सेल की फॉर्मेशन की तो उसके रिजल्ट में आपको यहाँ पर ये ज़ाइगोट बनता नज़र आ रहा है। जबकि जो दूसरी तरफ जो दूसरा सेकंड स्पर्म सेल फ्यूजेस विद द फ्यूजन न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग द ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो जबकि ये आपको यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियस एंटर में नज़र आ रहा है और वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ जब फर्टिलाइजेशन करेगा तो यहाँ आपको एक ट्रिप्लॉयड जो है वो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो नज़र आएगा। दिस न्यूक्लियस देन डिवेलप्स इनटू द टिश्यू कॉल्ड द एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ये जब डिवाइड करेगा, ये डेवलप करेगा तो ये एंडोस्पर्म में तब्दील हो जाएगा। ना फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म का? द एंडोस्पर्म, यहाँ पर आप जो है वो हेडिंग दे सकते हैं फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म की। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द नरिशमेंट फॉर द एम्ब्रियो। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म है ये नरिशमेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू स्पर्म्स, इस अमल को जिसमें 2 स्पर्म्स जो हैं वो एंटर हुए एम्ब्रियो सैक में और उनमें से जो एक स्पर्म है उसने एक सेल की फर्टिलाइजेशन की, जबकि जो दूसरा जो स्पर्म सेल था उसने फ्यूजन न्यूक्लियस की या डिप्लॉयड न्यूक्लियस की जो है वो फर्टिलाइजेशन की। तो इस अमल को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसका जवाब ये है कि जो 2 स्पर्म सेल्स हैं उनमें से एक सेल जो है वो एक सेल की फर्टिलाइजेशन करेगा, जबकि जो दूसरा सेल है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन करता है और उसके रिजल्ट में जो है वो एक जो है वो ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है और दूसरा एंडोस्पर्मिक टिश्यू प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो ये जो है ये एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर डबल फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अब चूँकि
चूँकि जो है वो फर्टिलाइजेशन हो गई, सीड की फॉर्मेशन जो है वो हो गई है, तो अब क्या होगा कि उसके बाद जो है वो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो वो वहाँ से उसके बाद जो है वो प्लांट प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो है वो प्लांट के ऊपर जो है वो फ्रूटिंग भी होगी। कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्मिक टिश्यू। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ज़ाइगोट है वो एम्ब्रियो में तब्दील हो गया, जबकि जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म जो है टिश्यू में तब्दील हो गया। आफ्टर दिस डेवलपमेंट्स द ओव्यूल इज सेड टू बी द मैच्योर्ड एंड इज नाउ सीड। तो अब जब ये एंडोस्पर्म मैच्योर हो गया है, इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, तो इस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को फिर हम जो है वो ना तो एम्ब्रियो कहेंगे ना एंडोस्पर्म कहेंगे, बल्कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सीड का नाम देंगे, बीज का नाम देंगे। तो जो ओव्यूल जब मैच्योर हुआ तो वो सीड में तब्दील हो जाएगा एंड द ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट। और वो जो ओवरी मौजूद है इसके अंदर, ये जो ओवरऑल आपको ओवरी नज़र आ रही है, जब ये जो है ये ओवरी फ्रूट में तब्दील हो जाती है। और आप देखते हैं कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनका जो बीज होता है वो फ्रूट के अंदर ही होता है, क्योंकि जो जहाँ पर जो ओव्यूल है वो उसको ओवरी ने कवर किया होता है। तो ओवरी बाहर है यानी फ्रूट बाहर होता है, और उसकी जो अंदर सेंट्रल पोजीशन होती है वहाँ पर जो है वो सीड होता है, यानी जो है वो वहाँ पर ओव्यूल जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर लास्ट टॉपिक है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। अब जब सीड जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने का मतलब है वो फैल जाते हैं ज़मीन पर, जगह जगह पर जो है वो चले जाते हैं, जिनमें जो है हवा, पानी वगैरह या एनिमल्स या ह्यूमन जो है उनके फैलने की वजह बनते हैं। इफ़ सीड्स गट द सुटेबल कंडीशन देयर एम्ब्रियोज डेवलप इनटू द न्यू प्लांट। तो जब ये सीड्स को सुटेबल कंडीशन मिलेंगी, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, मोस्टली जो सीड्स हैं वो 25 to 30 डिग्री पर जर्मिनेट करते हैं, जबकि जो ठंडे इलाके के जो फ्रूटिंग प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके जो सीड्स हैं उनको 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब ये इन्वायरमेंटली उन्हें कंडीशन मिल जाएंगी तो ये सीड जो है वो डिवेलप कर जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे, और उससे जो है वो न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट्स अगेन स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, और स्पोर प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो अगेन जो है वो गमीटोफिटिक जनरेशन बनेगी, और जो है इस तरह जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन से गमीटोफिटिक और गमीटोफिटिक से स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती रहेंगी। लास्ट पर हमारे पास जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है पार्थिनोकार्पी का। कहता है कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो ओवरीज हैं वो चूंकि फ्रूट में डिवेलप होती हैं, लेकिन फ्रूट्स में वो तब डिवेलप होती हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो इन प्लांट्स के अंदर जो ओवरीज हैं वो फ्रूट्स में डिवेलप कर रही हैं, लेकिन उनमें एक्सेल की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इसलिए वो जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सीड भी जो है वो नहीं मौजूद होता। तो इस प्रोसेस को हम जो है वो पार्थिनोकार्पी का नाम देते हैं। और ज़्यादातर जो है ये सीडलेस प्लांट्स, मिसाल के तौर पर जो बनाना वगैरह हैं या ग्रेप्स की जो वराइटीज़ हैं वो पार्थिनोकार्पी के ज़रिए ही प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कि उनके अंदर जो एक्सेल है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और जो ओव्यूल है वो जो ओवरी है वो डायरेक्टली जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। इन सम प्लांट्स ओवरीज डेवलप इनटू द फ्रूट्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इनटू द ओव्यूल। तो उन प्लांट्स के अंदर जो है वो ओवरीज जो है वो फ्रूट्स में तब्दील हो जाती हैं, और उनमें जो है वो जो ओव्यूल के अंदर जो एक्सेल मौजूद है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो इस तरह जो है उन फ्रूट्स के अंदर सीड भी नहीं होता, और इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन द सीडलेस फ्रूट, फॉर एग्जांपल बनानास एंड सीडलेस वैरायटी ऑफ द ग्रेप्स। तो जो बनानास हैं या जो ग्रेप्स की वैरायटीज़ हैं वो इस प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस करती हैं। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।